फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम अखंड भारत। मैं हूं सुल्तान समद, भूतपूर्व आईएएस। मेरे इस यूट्यूब चैनल वसुधैव कुटुंबकम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक बेहद गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूं। आशा है कि आप लोग इसे अंत तक पूरी गंभीरता के साथ जरूर सुनेंगे। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 11/3/2024 को सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA लागू कर दिया गया। इसके लिए बाकायदे केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब पूरे मुल्क में यह कानून लागू हो गया है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उन हिंदू शरणार्थियों यानी गैर मुस्लिम शरणार्थियों में खुशी और उल्लास की लहर दौड़ गई, जो सालों से नागरिकता पाने की उम्मीद लगाए हुए थे। इसके लागू होने के बाद अब 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों को, जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी शामिल हैं, भारत की नागरिकता दिए जाने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। जिनके साथ इन तीनों मुल्कों में धर्म के नाम पर सालों से जुल्म और सितम किया जाता रहा है। शायद इसीलिए ये लोग भारत में शरण लिए हुए थे, शेल्टर लिए हुए हैं। गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में 10 दिसंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। महामहिम राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के बाद यह एक्ट 10 जनवरी 2020 से पूरे भारत में लागू हो गया है। सिर्फ नोटिफिकेशन जारी किया जाना बाकी था, जिसे केंद्र सरकार ने 11/3/2024 को जारी कर दिया। फ्रेंड्स, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 के पूर्व भारत आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारत की नागरिकता देने का प्राविधान किया गया है। गौरतलब है कि भारी विरोध और कोविड की बीमारी फैलने की वजह से इसे वर्ष 2020 में लागू नहीं किया गया था। इसको लेकर विरोध प्रदर्शन दिसंबर 19 से लेकर मार्च 2020 तक लंबा धरना प्रदर्शन किया गया था। सबसे लंबा धरना प्रदर्शन शाहीन बाग में हुआ था। इसी को लेकर दिल्ली में भयंकर दंगा भी हो चुका था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। इसी विरोध के चलते संभवतः उस वक्त इसे लागू नहीं किया गया था। कोविड की बीमारी भी इसके लागू न किए जाने का एक महत्वपूर्ण कारण था। फ्रेंड्स, आइए आज हम देखते हैं कि संविधान में भारतीय नागरिकता के संबंध में किस तरह का प्रोविजन किया गया है, किस तरह का प्रावधान किया गया है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद यानी आर्टिकल 5 से 11 में किया गया है। साथियों, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा एक्सेप्ट किया गया था। उस दिन भारत में जो भी लोग रह रहे थे, वे सभी स्वतः भारत के नागरिक हो गए थे। इनके लिए किसी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं थी। यानी इस तारीख पर जो लोग भारत में निवास कर रहे थे, उनको अपने आप नागरिकता प्रदान की गई थी। साथियों, भारत का संविधान लागू होने के बाद 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था, जिसके मुताबिक निम्न 5 कंडीशंस यानी शर्तों में से किसी एक भी शर्त को अगर कोई व्यक्ति पूरा करता है तो उसे भारत की नागरिकता दी जाती है, वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पहला है जन्म के आधार पर नागरिकता मिलती है, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा पंजीयन के आधार पर यानी रजिस्ट्रेशन के आधार पर, फोर्थ है देशीकरण के आधार पर और फिफ्थ है क्षेत्र ग्रहण के आधार पर। इन्हीं 5 शर्तों पर किसी भी व्यक्ति को नागरिकता दी जाती है। इसका उल्लेख मैं किसी अलग एपिसोड में करूंगा। साथियों, इसी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में वर्ष 2019 में संशोधन किया गया था, जिसके आधार पर अब गैर मुस्लिम रिफ्यूजीज को, शरणार्थियों को नागरिकता दी जा रही है। इसी बात का विरोध पहले भी किया गया था, 2019-20 में भी, और आज भी छिटपुट इसका विरोध किया जा रहा है। फ्रेंड्स, आइए अब हम देखते हैं कि इसकी विरोध की वजह क्या है।
इसको लेकर किस तरह की आपत्ति दर्ज कराई जा रही है, किस तरह का विरोध किया जा रहा है, इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मुस्लिम समाज, सियासी लीडर्स, उलमा हजरात, राजनीतिक पार्टियों के लीडर्स, दीगर सियासी जमातों का कहना है कि यह कानून आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद 14 का वायलेशन करता है। इसमें मुस्लिम धर्म के मानने वालों को नागरिकता देना छोड़ दिया गया है, जो धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेटरी है, भेदभाव करता है। लिहाजा यह एक्ट, यह कानून पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा लोगों को मानना है। इस कानून में पड़ोसी देशों में सिर्फ पाक, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को शामिल किया गया है, लेकिन बर्मा, नेपाल, चीन, श्रीलंका को छोड़ दिया गया है। इस तरह की भी लोग आपत्ति कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो तीसरी आपत्ति दर्ज कराई जा रही है वह है कि पाकिस्तान में अहमदियों और कादियानियों का उत्पीड़न धर्म के नाम पर किया जा रहा है। इसी तरह बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों, चाइना में उइगर मुसलमानों का और लंका में अल्पसंख्यक मुसलमानों का भी धर्म के आधार पर उत्पीड़न किया जाता है। इनमें से काफी संख्या में जान बचाने के लिए मुसलमान भारत में आकर शरण लिए हुए हैं। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस का आरोप है कि इसे लागू करने के लिए गलत समय का चयन किया गया है। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं का ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन करने के लिए इसे चुनाव के ठीक पहले लागू किया गया है। फ्रेंड्स, सबसे बेहतर और संतोषजनक बात यह है कि पहले की तरह अभी तक कोई खास विरोध इस कानून का नहीं किया जा रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार जनता कोई विरोध प्रदर्शन नहीं कर रही है, धरना प्रदर्शन नहीं कर रही है, सड़कों पर जाम और जुलूस नहीं निकाल रही है। जनता बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रही है, खामोश है। हाँ, कुछ राजनीतिक लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं। फिर भी CAA को लेकर विरोध किए जाने के संबंध में आवाज उठना शुरू हो गई है और कुछ लोग इस पर अपना विरोध जता रहे हैं, आपत्ति जता रहे हैं। साथियों, सबसे उल्लेखनीय चीज यह है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, तमिलनाडु में तमिलनाडु और केरल की सरकारों ने इस कानून को न लागू करने की घोषणा किया है। केरल के CM विजयन का कहना है कि वे इसे अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे। इसी तरह पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो मर जाएंगी लेकिन इस कानून को लागू नहीं करेंगे। इस तरह के सीवियर और एडवर्स कमेंट कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स द्वारा किया जा रहा है। बहरहाल पहले की तरह अभी तक कोई खास विरोध या मंसूबाबंद विरोध खासकर मुस्लिम समाज की तरफ से अभी तक कोई गंभीर प्रतिक्रिया नहीं की गई है, खासकर मुस्लिम जनता द्वारा। कुछ मुस्लिम सियासी और मजहबी लीडर्स इस पर छिटपुट प्रतिक्रिया कर रहे हैं, लेकिन इनका कोई खास महत्व नहीं है। साथियों, इस संबंध में गौरतलब है कि साल 2019-20 में उपरोक्त कारणों के अलावा मुस्लिम समाज को यह कहकर भी गुमराह और भड़काया गया था कि CAA लागू होने के बाद मुस्लिम समाज के कुछ लोगों की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। मौजूदा वक्त में भी कुछ लोग गलतफहमी फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि इस एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने इस एक्ट की बड़ी गहराई से और गंभीरता से स्टडी किया है। इसके सभी एस्पेक्ट, पहलुओं पर विचार विमर्श व गौर फिक्र किया है। दावे के साथ मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि भारत के मुसलमानों की नागरिकता पर इसका कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनकी नागरिकता किसी तरह से प्रभावित नहीं होगी। केवल गलतफहमी उस समय भी फैलाई गई थी और इस बार भी इस कानून के जरिए सिर्फ और सिर्फ नागरिकता देने का काम किया जाएगा, न कि किसी भी नागरिक की नागरिकता लेने का, चाहे वो मुस्लिम हो या चाहे कोई भी हो। इस कानून में किसी की नागरिकता लेने का किसी तरह का कोई प्राविधान नहीं किया गया है। सिर्फ लोगों को भड़काने के लिए, उनको उकसाने के लिए, गलतफहमी करने के लिए इस तरह की बात फैलाई गई थी। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रह रहे हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध का किस कदर उत्पीड़न किया गया है, यह किसी से छिपा नहीं है। इसका अंदाजा आसानी से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में आजादी के बाद से हिंदुओं की लगातार घटती आबादी से भी अच्छी तरह लगाया जा सकता है। आजादी के बाद से इन मुल्कों में लगातार जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू,
ईसाई, जैन, बौद्ध, इनकी संख्या लगातार घटती जा रही है। इससे इनकी उत्पीड़न का अंदाजा लगाया जा सकता है। पाकिस्तान में 1951 की जनगणना के मुताबिक पश्चिमी बंगाल यानी आधुनिक पाकिस्तान में 1.6% हिंदू जनसंख्या थी, जबकि पूर्वी पाकिस्तान यानी आधुनिक बांग्लादेश में 22% आबादी हिंदुओं की थी। यानी कुल मिलाकर 1951 में पाकिस्तान में समृद्ध पाकिस्तान में 23.65% अल्पसंख्यक यानी हिंदू, बौद्ध, ईसाइयों की आबादी थी। इन 47 वर्षों के पश्चात 1997 में पाकिस्तान की हिंदू जनसंख्या घटकर सिर्फ 1.8% रह गई है, जो वर्तमान में घटकर और भी कम हो गई है। इसी तरह बांग्लादेश में हिंदू जनसंख्या में भारी गिरावट आई है। अब केवल 10.2% हिंदू बचे हैं बांग्लादेश में। उत्पीड़न के कारण या तो कुछ लोग रिलीजियस कन्वर्जन कर लिए हैं या भारत में सालों से आकर शरण लिए हुए हैं। गौरतलब है कि अगर भारत में इनको नागरिकता नहीं दी गई तो ये लोग कहां जाएंगे। मुसलमानों के साथ इसका ठीक उल्टे है। उपरोक्त तीनों मुल्कों में किसी भी मुस्लिम को मजहब के आधार पर प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है। दूसरे जो लोग तर्क देते हैं कि पाकिस्तान में कादियानी और अहमदियों के साथ धार्मिक उत्पीड़न किया जाता है मजहब के आधार पर, मैं इस मुतालिक एक चीज बहुत बेबाकी से कहना चाह रहा हूं कि कादियानी और अहमदी मुस्लिम मजहब मानने वाला एक ऐसा फिरका है जिसको कोई भी दुनिया का मुसलमान एक्सेप्ट नहीं करता। जो लोग हिंदुस्तान में इनकी हिमायत कर रहे हैं अहमदियों और कादियानियों की, अगर उनको लाकर ऐसे मुसलमानों के आसपास बसा दिया जाए तो उनकी गतिविधि और उनको इस्लाम मानने का उनका तरीका और उनकी पद्धति में इतना डिफरेंस है कि कोई भी मुस्लिम इनको बर्दाश्त नहीं करेगा और उसके खिलाफ फतवा जारी करेगा, उनको काफिर कहेगा और न जाने किस किस तरह का विरोध शुरू होगा। ये एक तल्ख हकीकत है, इस पर गौर फिक्र करना चाहिए। तो हमको कादियानियों और अहमदियों को लेकर बहुत ज्यादा भावुक या इमोशनल नहीं होना चाहिए कि कादियानियों और अहमदियों का उत्पीड़न हो रहा है। हिंदुस्तान में अगर इनको नागरिकता दे दी गई तो सबसे पहले मुस्लिम समाज ही इनका विरोध करेगा। बात रही बर्मा के रोहिंग्या मुसलमानों की, तो इस पर गौर फिक्र किया जा सकता है। साथियों, सीएए इन्हीं शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी जिनका उत्पीड़न किया गया था। इस तरह सीएए का विरोध किए जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। किसी भी एतबार से इनका विरोध किया जाना जायज नहीं है, उचित नहीं है। मेरा अनुभव बताता है कि लगभग 90% मुसलमानों को पता ही नहीं है कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल क्या है, एक्ट क्या है, इसमें किस तरह का प्रोविजन किया गया है, इसके जरिए किसको नागरिकता दी जाएगी, किसकी ली जाएगी, या किसको किस तरह से किसका क्या प्रोसेस है। किसी भी लगभग 80-90% मुसलमानों को इस बारे में पता नहीं है। ये सिर्फ गलत बातें, इनको सिर्फ गलत बातें बताकर भी भीड़ का हिस्सा बना लिया जाता है। अगर इस मुतालिक कोई मुस्लिम समाज को भड़काता है या उनमें गलत फहमी पैदा करता है तो समझ लीजिए वह मुस्लिम विरोधी है। वह मुसलमानों का किसी एतबार से भला नहीं चाहता, उनकी तालीम और तरक्की का रास्ता बंद करना चाहता है, अवरोध करना चाहता है। वह मुसलमान का किसी भी एतबार से हितैषी नहीं है। जो मुसलमानों को सीएए के बारे में गलत फहमी फैलाता है तो समझ जाइए कि वो मुस्लिम हितैषी नहीं है। साथियों, इस संबंध में मुस्लिम समाज से मेरा सुझाव है कि किसी की झूठी बातों में आने और भड़काने के पहले सभी लोगों को सीएए के बारे में संजीदगी से उसके सभी एस्पेक्ट पर, सभी पहलुओं को खुद पढ़कर उसकी स्टडी कर अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। उनको उन पर विचार विमर्श कर लेना चाहिए, उनका डिस्कशन कर लेना चाहिए। बिना इसके किए कुछ अगला कदम उठाना बेहद मूर्खता और नादानी होगी। सीएए का विरोध और पहले की तरह धरना प्रदर्शन, जुलूस न कर, अगर इनकी कोई मांग है, संवैधानिक मांग है, जायज मांग है, तो संवैधानिक तरीके से सरकार से चाराजोई की जा सकती है, इसकी चाराजोई की जा सकती है, न कि किसी तरह का विरोध प्रदर्शन करके या कन्फ्रंटेशन मूड में आकर। साथियों, मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि भारत के मुसलमानों की नागरिकता पर इसका कोई गलत असर पड़ेगा
नहीं पड़ेगा, किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा, किसी तरह का प्रभाव नहीं होगा। इस कानून के माध्यम से सिर्फ नागरिकता सिटीजनशिप देने का काम किया जाएगा, न कि किसी की नागरिकता लेने का। सीएए में किसी की नागरिकता को लेने का किसी तरह का प्रावधान नहीं है। मैंने इसको बड़ी गंभीरता पूर्वक इस स्टडी पहले भी किया था और वर्तमान में भी किया है। अगर कोई इंसान धर्म के बिना पर जुल्म सितम सहकर अपना वतन छोड़कर हिंदुस्तान आकर सालों से शरणार्थी बनकर रह रहा है, तो ऐसे में इस शख्स को नागरिकता देने में किस तरह का नुकसान है? मुझे तो नहीं लगता कि कोई नुकसान है। साथियों, यह जाहिर है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हिंदुओं के ऊपर मजहब की बुनियाद पर बेपनाह जुल्म सितम और अत्याचार किया गया है, जिसके बिना पर हजारों लोग अपना घर बार छोड़कर भारत में सालों से आकर शरण लिए हुए हैं। जरा सोचिए कितनी मुश्किल से कोई अपना वतन, अपना घर बार, अपनी संपत्ति, अपने दोस्त, रिश्तेदार, फ्रेंड्स को छोड़ता है। गौर व फिक्र करने की सख्त जरूरत है इस मुतालिक। यही इंसानियत का तकाजा है। इस्लाम की भी यही तालीम है, यही शिक्षा है। इस्लाम भी इसी बात की सीख देता है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धर्म के बिना पर उत्पीड़न किए जाने से अगर कुछ मुसलमानों जैसे कादियानियों और अहमदियों आदि भारत में शरण लिए हुए हैं, उनको नियमानुसार नागरिकता देने पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया जा सकता है, न कि जिनको नागरिकता दी जा रही है उनका विरोध किए जाने का कोई औचित्य है। लेकिन मैं एक बार फिर पूरे मुस्लिम समाज से कहना चाहूंगा कि कादियानी और अहमदियों को भारत के मुसलमान किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबसे पहले आवाज भारत के मुसलमान ही उनके खिलाफ उठाएंगे। ऐसे में विचार करने की जरूरत है कि उनको सिटीजनशिप दिया जाए या नहीं। फ्रेंड्स, खासकर मुस्लिम समाज को इस संबंध में सावधान रहने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। पॉलिटिकल पार्टीज और उनके नेता अपने अपने फायदे के लिए मुसलमानों के बीच भ्रम फैलाकर, उनको भड़का उकसाकर गैर कानूनी काम करने के लिए उनको आगे कर सकते हैं। धरना प्रदर्शन, बंद, जुलूस, तोड़फोड़ के लिए मजबूर कर सकते हैं। ऐसे में बेहद अकलमंदी और समझदारी से काम लेने की सख्त जरूरत है। आखिर में मैं मुस्लिम समाज के उलमा हजरात और असरदार सियासी कायद और तमाम आवाम से गुजारिश करना चाहूंगा कि मुस्लिम आवाम को सही बात बताएं ताकि किसी तरह की गलत फहमी न हो। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के मुतालिक किसी तरह का भ्रम पैदा न करें, कंफ्यूजन पैदा न करें मुस्लिम समाज में। साथियों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम इसी टॉपिक को लेकर दोबारा मिलेंगे। सुल्तान समद, अखंड भारत, वसुधैव कुटुंबकम, लखनऊ। थैंक यू।